अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरा की रैली का आकलन भीड़ से होना चाहिए या तेवर से, इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कितनी भीड़ थी इसके बारे में ठीक से वही बता सकते हैं जो वहां मौजूद थे। वीडियो देखकर दूर से आप तेवर के बारे में बात कर सकते हैं। तेवर के बारे में इतना कहा जा सकता है कि 13 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, प्रचंड गर्मी और उमस के बाद यात्रा में थकान नजर नहीं आई। नेताओं में भी नहीं, नारों में भी नहीं और सुनने वालों में भी नहीं। आज इसी पर है हमारी रैली रिपोर्ट। छपरा से अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हो गए। अखिलेश भी अपने साथ एक अलग नारा लेकर आए, अवध में हराया, मगध में हराएंगे। पूरी यात्रा के दौरान आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपांकर भट्टाचार्य के भाषणों को देखिए तो उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एक ही तरह का भाषण हर जगह दिया जा रहा है। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का फोकस राहुल गांधी से कुछ अलग है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा बोलते हैं। गठबंधन के दोनों नेताओं का भाषण इसी कारण एक सा नहीं लगता। इतना तय है कि दोनों ने मिलकर गठबंधन की सभाओं में वोट चोरी के नारे के प्रति विश्वास सा पैदा कर दिया है। तेजस्वी जितनी जोर से नारे लगा रहे थे, जवाब भी उसी तेवर से मिल रहा था। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना? ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में। कर्नाटका के महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप लगाया। तब से लेकर अब तक बीजेपी इस मुद्दे का सामने से कोई काट पेश नहीं कर सकी है। ना चुनाव आयोग ने ऐसा कोई जवाब दिया जिसके सहारे बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों मिलकर राहुल गांधी के पसीने छुड़ा देते। ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे बीजेपी के समर्थकों को ही संतुष्ट नहीं कर पाए कि आयोग सही बोल रहा है, राहुल गलत बोल रहे हैं। आप नोट कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले बीजेपी और गोदी मीडिया ने ही भुला दिया। अंग्रेजी में इसे अबेंडन करना कहते हैं। हमें और आपको ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब नहीं मिला, मगर हैरानी की बात है बीजेपी को भी कुछ भी काम का नहीं मिला। वरना 7 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चुनाव आयोग ऐसे ऐसे जवाब खोज लाता कि राहुल गांधी की यात्रा फीकी हो जाती। अब तो यह यात्रा अपनी मंजिल से चंद कदम दूर है। 1 सितंबर को पटना में रैली है, जिस दिन एसआईआर की अंतिम सूची आएगी। वोट चोर,
ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी ने संविधान की उस किताब को फिर से प्रासंगिक बना दिया है जिसे लोकसभा चुनाव के बाद गया हुआ मुद्दा मान लिया गया था। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी को यकीन दिलाना पड़ गया कि जब तक वे हैं संविधान को कोई नहीं बदल सकता, जबकि उनकी पार्टी के ही नेता ठीक उल्टा बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी संविधान की जो कॉपी दिखाते हैं उसके भीतर कुछ भी लिखा नहीं है। यह एक ऐसा बयान है जिससे पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। संविधान की किताब हर जगह उपलब्ध है, आप हम कोई भी खरीद सकता है, फिर इसका कवर लेकर कोई क्यों घूमेगा और भीतर के पन्ने खाली क्यों रहेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी उसके भीतर के पन्नों को खाली बता रहे थे। यानी राहुल के आरोपों का जवाब भी देना था तो झूठ का सहारा लिया गया। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। संयोग से प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान महाराष्ट्र चुनाव के दौरान दिया गया जिसमें वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी इन दिनों लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का बयान क्यों दिया कि जो किताब राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो भीतर से खाली है, लेकिन राहुल गांधी इस किताब को लेकर जिद पर अड़ गए। उन्होंने चुनाव के बीच दिखा दिया कि भीतर से किताब खाली नहीं है। आज भी राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं और एक बार फिर से संविधान की यह किताब विपक्ष की रैलियों में एक बड़ा प्रतीक बन गई है। नांदेड़ की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठे आरोप का किस तरह से जवाब दिया, सुन लीजिए। और इसको आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में यह किताब कभी नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर आपने यह किताब पढ़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते। आप जानते हो कि आरएसएस की सोच इन सब के खिलाफ है। आप जानते हो कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। हर गरीब व्यक्ति जानता है कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। उनके नेता ने कहा है कि ये तो खाली है, ये देखो खाली है, देखो ये देखो खाली है। उनके नेता कहते हैं कि ये खाली है। ये खाली नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है। ये है ये किताब, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। हम इसको कभी खत्म होने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता।
राजनीति के जानकार इस पर विचार करेंगे कि मई 2024 के बाद ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष का एक मुद्दा सड़क पर फिर से जिंदा हो गया है। वोट का अधिकार संविधान का अधिकार है और इसकी चोरी का मतलब है व्यक्ति से संविधान की चोरी। विपक्ष तो लोकसभा चुनाव हार गया था, उसका बड़ा मुद्दा तो संविधान की चोरी ही था। फिर यह मुद्दा कैसे जिंदा हो गया, किसने किया? इस मुद्दे को फिर से राहुल गांधी ने किया। थोड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की करना चाहता हूं। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर राहुल गांधी अकेले आते हैं, सामने बहुत से पत्रकार होते हैं, कर्नाटका के माधवपुरा के बारे में बताते हैं। पूरी तरह से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की थी, उनकी टीम ने मेहनत की, उनका उठाया हुआ मुद्दा था। जमाने बाद ऐसा हुआ है कि विपक्ष के किसी नेता ने अपना मुद्दा उठाया और उसे देश का मुद्दा बना दिया। इतना बड़ा बना दिया कि सरकार भी बेबस नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस पर जवाब नहीं दिया, चुनाव आयोग ठोस जवाब नहीं दे पाया। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन गोदी मीडिया इसकी लीपापोती में लग गया। बीजेपी का विश्वास थोड़ी देर के लिए जीत गया कि राहुल का मुद्दा चला नहीं, बाकी मुद्दों की तरह दम तोड़ गया। इसे तो गोदी मीडिया ने पहले पन्ने पर भी ठीक से नहीं छापा और वोट चोरी के सवालों को लेकर इस तरह से कवरेज किया गया कि लगे कि यह मुद्दा ही नहीं है। वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है और हम इस संविधान पर किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आक्रमण नहीं होगा। भाइयों और बहनों, ये अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने माधवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। ऐसा नहीं था कि विपक्ष के पास अगस्त के महीने में मुद्दा नहीं था मुद्दा, मगर बड़ा नहीं बन पा रहा था। बिहार में ही विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें भी गोदी मीडिया भाव नहीं दे रहा था। तभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ दिनों बाद बिहार में यात्रा की घोषणा कर देते हैं। लेकिन इन सब में एक जिद दिखाई देती है कि गोदी मीडिया भले ही वोट चोरी के सवाल पर चुप रह जाए, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और पहुंचा देंगे। यात्रा के ज्यादातर हिस्से में राहुल गांधी बिहार में ही रुकते हैं। हमेशा की तरह शाम होते ही दिल्ली नहीं लौटते हैं। बिहार में यह यात्रा 13 दिन पूरी कर चुकी है। जीप से लेकर मंच पर गठबंधन के नेता बराबरी से दिख रहे हैं। जमीन पर भी सभी दलों के झंडे बराबरी से नजर आए। यह जितना राहुल गांधी के लिए सीखने वाला रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा बात बात में अलग हो जाने वाले गठबंधन के नेताओं के लिए भी राजनीतिक अनुभव रहा होगा। वैसे बिहार में यह महागठबंधन बहुत दिनों से एक साथ है और इस यात्रा ने गठबंधन को और स्थायी किया होगा। सीटों के बंटवारे में खटपट जरूर होगी, लेकिन बिना लटपट के एक साथ लंबे समय तक रहना, वह भी सड़क पर रहना, राजनीति में किसी मुद्दे को दूर तक पहुंचा देता है। भले ही उस मुद्दे से जुड़े दल अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस पूरी यात्रा में कहीं से नहीं लगता कि यह राहुल की यात्रा है। एक तरह से वोट चोरी के मुद्दे को खोजा राहुल ने, बड़ा किया राहुल ने, लेकिन बना दिया गठबंधन का मुद्दा। इसमें बिहार से बाहर के इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया जाना भी
गठबंधन की राजनीति को सींचते रहने की राजनीति कही जा सकती है। अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनना है तो इंडिया गठबंधन को केवल इसी मुद्दे पर नहीं, आने वाले ऐसे अनेक मुद्दे पर 2019 तक टिके रहना है और साथ चलना होगा। एक साथ चलते चलते यह गठबंधन 2025 पूरा करने जा रहा है। यह जितना राहुल गांधी के लिए सीखने वाला रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा बात बात में अलग हो जाने वाले गठबंधन के नेताओं के लिए भी राजनीतिक अनुभव रहा होगा। वैसे बिहार में यह महागठबंधन बहुत दिनों से एक साथ है और इस यात्रा ने गठबंधन को और स्थायी किया होगा। सीटों के बंटवारे में खटपट जरूर होगी, लेकिन बिना लटपट के एक साथ लंबे समय तक रहना, वह भी सड़क पर रहना, राजनीति में किसी मुद्दे को दूर तक पहुंचा देता है। भले ही उस मुद्दे से जुड़े दल अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर इन सबका चुनावी राजनीति में संचार से किसी भी प्रकार का संबंध है तो यह यात्रा लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के प्रचार से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रही है। जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। आखिर इन भाषणों से बिहार की जनता थकी क्यों नहीं? चुनाव में क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे जोड़ने की जल्दी मत कीजिए। चुनाव के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सरकार किसके खाते में पैसे भेजकर गेम घुमा देगी, यह अलग सवाल है। लेकिन एक ऐसे समय में जब विपक्ष को मीडिया का साथ नहीं मिलता, यहां तक कि वोट चोरी के सवाल पर उसके कान खड़े नहीं होते हैं कि जरा देखें ऐसा हो भी सकता है क्या, और भारत में ऐसा नहीं होने देंगे, उस समय में चुनावी नतीजों को लेकर आप कुछ बोल नहीं सकते, पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जनता के बीच क्या कह रहे हैं और क्या जनता उनकी बातों को सुन रही है, सुनने आ रही है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बड़े तादाद में आए हैं। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है, तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का ही लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। बिहार की वोट अधिकार यात्रा को क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीयकरण का अभ्यास भी कहना चाहिए। कई नेता तो अपने राज्य से बाहर कम ही निकलते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का आना छोटी घटना नहीं है, और जिस तरह से बिहार की जनता ने उनके भाषण को सुना, अभिवादन किया, हूटिंग नहीं की, यह बड़ी बात है। मुजफ्फरपुर की जनता ने उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा को लेकर जो राजनीतिक कड़वाहट होती है, उसे दूर करने का काम किया है। अखिलेश यादव का इस यात्रा में शामिल होना बता रहा है उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा बड़ा हो सकता है। ऐसी कोई यात्रा वाराणसी में निकल गई और लाखों लोग सड़क पर आ गए, तब क्या होगा? जो चुनाव हो चुका है, उस चुनाव पर एक साल बाद सवाल उठ रहा है। गोदी मीडिया भी ठीक से बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं कर पा रहा है। आप भी महसूस करते होंगे, बीजेपी और गोदी मीडिया को अलग देखना अब संभव नहीं रहा, बल्कि बीजेपी जब दिखाई नहीं देती है, तब भी गोदी मीडिया में बीजेपी ही दिखाई देती है। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो
सामान पर, कारोबार पे तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। एक समस्या और है, उत्साह में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी अपने नेताओं के भाषण के महत्वपूर्ण अंश का रील बनाने में लगे रहते हैं। वीडियो आता नहीं कि तुरंत म्यूजिक डाल देते हैं, लेकिन इन सब में पूरी प्रक्रिया से राजनीति पीछे हो जाती है। लोग भूल जाते हैं कि राजनीति और रील की शेयरिंग एक जैसी नहीं होती है। राजनीति जब शेयर होती है तो मुद्दों के जरिए होती है, उन्हें सुनने और समझने से होती है, जानने से होती है। जब आप इस यात्रा से जुड़े वीडियो का प्रोडक्शन देखेंगे तो पाएंगे कि मुद्दा कहीं पीछे चला गया है और भीड़ महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन जैसे ही आप भाषण पर आते हैं तो पता चलता है कि जनता मुद्दे को ही सुनने आ रही है और नेता मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। यही राजनीति का भविष्य है। जब तक वोट चोरी का मुद्दा, उसका डिटेल आगे आगे चल रहा है, इस तरह की यात्रा भी तभी तक आगे चलती है। वीडियो तो उसका प्रति उत्पाद है, काउंटर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है। ये हिंदुस्तान का संविधान हम सबको एक वोट देता है, दो नहीं देता। किसी जात को, किसी धर्म को, किसी आदमी को, किसी औरत को दो नहीं देता, एक देता है, सबको एक देता है। जितने वोट अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी को मिलते, उतने ही हिंदुस्तान के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं। भाई और बहनों, वोट गरीबों का अधिकार है, वोट पिछड़ों का अधिकार है, वोट ईबीसी का अधिकार है, दलित का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, गरीब जनरल कास्ट का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। और ये नरेंद्र मोदी जो अंबानी और अदानी के साथ मिले हुए हैं, ये पहले आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, और फिर जहां आप आजादी से पहले थे
यहां पे दलित भाई हाथ उठा के दिखाओ, दलित भाई हाथ उठा के दिखाओ। आपको आजादी से पहले अछूत कहा जाता था, आपको छुआ नहीं जाता था। अंबेडकर जी ने संविधान ने ये रोका। जो यहां पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ईबीसी हैं, आपको हिंदुस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। इस संविधान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, इस संविधान ने आपको शक्ति दी, और ये आपसे ये संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी करके। इस यात्रा ने चुनाव आयोग से जुड़ी कई चीजों को एक साथ सामने लाने का प्रयास किया। जैसे आप भूल गए थे कि दिसंबर 2023 में लोकसभा में चुनाव आयुक्तों को एफआईआर से मुक्ति दिलाने का कानून पास हुआ। अब वे कुछ भी करें, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। फिर से लोगों को जानने का मौका मिला कि जो कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है उसमें सरकार का बहुमत है। चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है, विपक्ष का नेता नाम के लिए है। तीसरा, आपको यह भी जानने को मिला होगा कि पोलिंग बूथ के फुटेज ना दिए जाएं, इसके नियम बदल दिए गए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की फिर से चर्चा होने लगी है, जिसे भुला दिया गया था। यही नहीं, कई और चुनावों की चर्चा होने लग गई है और लोग याद करने लगे हैं कि नवंबर 2024 में यूपी के ककरौली गांव में पुलिस के अफसर ने वोट देने जा रही तौहीदा बेगम के आगे बंदूक तान दी थी, मगर तौहीदा बेगम नहीं डरी। इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कम हुई, लेकिन भारत का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला भी इसी का हिस्सा है। कितना कुछ आपने जाना एक साथ। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका से जुड़ी डराने वाली खबरें आ रही। हो सकता है कि वही हो जाए जिसका आपको डर है। उसका बहुत कुछ हो भी चुका है, लेकिन कमाल है उन लोगों का जो बिना उम्मीद के लड़े जा रहे हैं और अपनी लड़ाई से उम्मीद पैदा कर रहे हैं, बहस की लड़ाई जीत रहे हैं। लोकतंत्र में केवल चुनाव नहीं जीता जाता है, उसकी भी जीत बहुत बड़ी होती है जो बहस में सामने वाले को हरा देता है। क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार और अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दम पर मोदी समर्थक और बीजेपी राहुल गांधी के सवालों पर उन्हें हरा रहे हैं? बेशक अभी इस यात्रा ने इतना असर पैदा नहीं किया कि मोदी समर्थक भी घर से निकलकर वोट चोरी के खिलाफ शामिल हो जाएं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कभी भी सबकी नहीं होती है, होती मगर सबके लिए है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।